हेलो क्लास स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। एंड लास्ट क्लास में हमने आपके केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जो कि सॉल्यूशन है उसको स्टार्ट किया था। सो वीडियो से बिगिन करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा टू प्लीज़ अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक माई वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल विथ योर फ्रेंड सो दैट दे मे ऑल्सो गेट दी हेल्प फ्रॉम माई लेक्चर। ओके, नाउ लास्ट क्लास में हमने आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को हमने स्टडी किया था। साथ ही साथ हमने उनको डिफरेंट बेसिस यानी मैटर एंड कंसंट्रेशन के बेसिस पे उसको वेरीफाई भी किया था। उसके बाद हमने बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशंस के मेज़र करने के टर्म्स पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन जो कि कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको करना है। एंड उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी पढ़े थे। एंड हाउ द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी आर इन रिलेशन, कैसे मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी को आपस में आप रिलेशन में ले सकते हैं, वो भी मैंने बताया था। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन ए लिक्विड। ठीक है, हमको डिफरेंट पढ़ना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन ए लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। आपको यहाँ पे केवल 3 केसेस पढ़ने हैं और दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल हमको लिक्विड को लेकर के ही चलना है। तो जब कभी भी आप किसी भी सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट लगता है, वो कॉन्सेप्ट है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जैसे कि हमको पता है लिक्विड जो होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं, या तो पोलर होगा या तो नॉन पोलर होगा। पोलर यानी जिसके पास थोड़े बहुत पार्शियल चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, एंड नॉन पोलर यानी जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। जैसे यहाँ पे वाटर क्या है, वाटर के पास चार्ज होता है, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या होता है, वो पोलर होता है। लेकिन जैसे बेंजीन C6H6 नो चार्ज, वो क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। तो पोलर ही पोलर को डिसॉल्व करेगा एंड नॉन पोलर ही नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। जैसे अगर मैं बोल दूँ NaCl, तो NaCl किस में डिसॉल्व, इसमें लाइक डिसॉल्व्स लाइक में, यानी पोलर डिसॉल्व्स पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर। अगर मैं किसी पोलर में किसी नॉन पोलर को डाल दूं तो वो इसको डिसॉल्व नहीं करेगा, ये चीज़ याद रखिएगा वो। या फिर किसी नॉन पोलर में किसी पोलर को डाल दूं वो भी डिसॉल्व नहीं करेगा। यानी मुझे इनको प्रॉपर सॉल्यूशन देने के लिए पोलर को पोलर में डालना है। एग्जांपल जैसे NaCl क्या हो जाता है, वाटर हो जाता है। सॉरी, एग्जांपल है जैसे आपका NaCl एंड वाटर। उसमें यदि आपको देखना हो तो इसके लिए जो आपका एग्जांपल है नॉन पोलर के लिए वो है जैसे कोलेस्ट्रॉल एंड बेंजीन। कोलेस्ट्रॉल एंड बेंजीन वहाँ पे इसके लिए आ जाता है। ठीक है, या फिर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन, वो भी नॉन पोलर हो गए। एंड पोलर के लिए आपको वाटर में आप कोई भी पोलर कंपाउंड मिला दो, या इथेनॉल प्लस बेंजीन। इथेनॉल के पास क्या होगा, ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव, तो वो भी क्या हो जाएगा, इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड और सॉलिड को जब आप किसी लिक्विड में मिलाएंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर वो रीज़न होना चाहिए कि इसको कौन डिसॉल्व कर सकता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब यहाँ मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, वो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, सम सॉल्यूट डिसॉल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइसोल्यूशन। यानी जैसे आप कभी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, या फिर आप मान लीजिए आपने पानी ग्लास ले लिया और उसमें नमक मिला दिया, तो सारा का सारा नमक घुल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। कुछ नमक हो सकता है टॉप में आके फ्लोट करने लग जाए और कुछ जो है नीचे सेटल हो रहे हैं, यानी वो क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं। आपने जब NaCl और वाटर ले लिया, आपने मिला दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि 100 अगर NaCl मॉलिक्यूल्स है तो सारे 100 के 100 क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग बना रहे हैं। नहीं, हो सकता है 90 बना रहे हो, 10 नहीं बना रहे हो। तो जो 90 मिलके वाटर के साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं, उसके साथ सॉल्यूशन प्रिपरेशन बना रहे हैं, वो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, डिसॉल्यूशन। Some of solute particles in the solution collide with the solute particles and separated out of the solution। अब जो 10 मॉलिक्यूल्स मेरे NaCl के बचे हैं, वो क्या करते हैं, वो आपस में मिलके आपस में सॉलिड ने यानी 10 NaCl के मॉलिक्यूल्स ने क्या कर लिया, मिलके बॉन्ड बना लिया। अब वो सेपरेट नहीं हो रहे हैं और वो एक बन गया है कि हम नीचे सेटल भी नहीं होंगे, हम सॉल्यूशन भी नहीं बनाएंगे और हम ऊपर रहेंगे। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। इक्विलिब्रियम अचीव होने का मतलब ये है कि जस्ट सपोज जैसे ये वाटर है, मैंने इसमें सॉल्ट मिला दिया। ठीक है, मैंने ये कहा 90 मॉलिक्यूल्स नीचे सेटल हो गए, प्रॉपर सॉल्यूशन बना रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसॉल्यूशन। लेकिन
जो ऊपर 10 रह गए उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। अब जस्ट सपोज कि ऊपर वाले 10 में से किसी एक का मन किया कि यार मैं भी नीचे चला जाऊं और बेहतरीन यहाँ पे मैं डिसोल्यूशन कर लूँ, यानी सॉल्यूशन बना लूँ। लेकिन इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है कि 90 नीचे रहेंगे और 10 ऊपर रहेंगे। तो अगर किसी एक को नीचे जाना है तो कोई एक क्या करेगा, ऊपर जाएगा, कोई एक क्या करेगा, ऊपर जाएगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता है कि आप इसको बैलेंस कर रहे हो, ये ठीक है, ये बैलेंस करने को इक्विलिब्रियम नहीं बोलते। एक केमिस्ट्री के लैंग्वेज के हिसाब से इक्विलिब्रियम ये होता है कि जब कभी भी कोई परफेक्ट सॉल्यूशन बन चुका है, अब कोई नया यदि आना चाहता है उसको ब्रेक करने के लिए तो उतना ही ऊपर जाएगा ताकि इक्विलिब्रियम बना रहे। ऐसा ना हो कि रेशियो हमारा बदल जाए। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है उस वक्त यानी 90:10 का रेशियो, यानी 9:1 का रेशियो अचीव हो चुका है। अब मान लो इस 90 में से, इस 10 में से किसी एक मॉलिक्यूल का मन किया कि मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊँ और 91 मॉलिक्यूल्स वहाँ हो जाए, 9 हो जाए, तो यहाँ पे रेशियो क्या हो गया, मेरा पूरा का पूरा रेशियो बिगड़ गया। ये रेशियो को नहीं बिगाड़ना है। इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए क्या करता है, यहाँ से एक मॉलिक्यूल यहाँ चला जाता है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड के लिए बेसिक कंडीशन क्या है कि लाइक्स डिसॉल्व लाइक, उसके अलावा और भी कुछ डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब बारी आती है कि दो मेजर टर्म्स होते हैं, एक होता है टेम्परेचर, एक होता है प्रेशर। कैसे अफेक्ट करता है किसी भी सॉल्यूशन को। अब टेम्परेचर अगर की बात चल रही है तो रिएक्शन बेसिकली टेम्परेचर के बेसिस पे 2 टाइप्स के होते हैं, या तो एक्सोथर्मिक होगा या तो एंडोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक यानी हीट रिलीज हो रहा है और एंडोथर्मिक यानी हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। जैसे सपोज कि आपने जैसे बहुत सारे केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, आप किसी सॉल्यूशन में सॉल्ट डालते हैं और एकदम से धुआं निकलने लगता है ना, बहुत ज़्यादा गैस इवॉल्व हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और किसी किसी केस में क्या होता है कि रिएक्शन क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करने लग जाता है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन यदि हो रहा है, आपने किसी सॉलिड को लिक्विड में मिला दिया और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है कि सारा का सारा ऐसे गैस इवॉल्व आउट हो रहा है, उस केस में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे नॉन पोलर के लिए मैंने आपको जो एक एग्जांपल बताया वो था कोलेस्ट्रॉल प्लस बेंजीन। कोलेस्ट्रॉल जिसका फॉर्मूला है C27H26O प्लस बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी से भरी पड़ी है। ठीक है, तो ये आपका एक नॉन पोलर का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बारी आती है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब कभी भी आप किसी सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर, टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, यानी क्रिस्टलाइजेशन बढ़ता जाएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, सरफेस पर लगने लग जाएंगे, उनको बॉन्डिंग से कोई मतलब ही नहीं है, वो ऊपर सरफेस में अपना बैठे हैं, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, उधर डिक्रीज हो जाएगी। यानी इस केस में ये कहना चाह रहा है कि अगर टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है ना, उसको कम टेम्परेचर में रहना पसंद है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, वो हीट निकाल रहा है, यानी अंदर जो सॉल्यूशन है उसको कम टेम्परेचर में रहना पसंद है। ठीक है, और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि वो उसके लिए जो इन्वायरमेंट है वो उसके लिए अनस्टेबल है, वो उस इन्वायरमेंट में नहीं रह पा रहा है। ठीक, और अगर आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है, अगर आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक है और इस केस में यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ लिख लीजिएगा, वाइस वर्सा भी। वाइस वर्सा यानी यदि आपने टेम्परेचर कम किया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इस केस में यदि टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी।
सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस केस में एंडोथर्मिक में क्या होता है कि वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी उसको इन्वायरमेंट कौन सा चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर वाला चाहिए। इस वजह से क्या होती है, उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। एंड वाइस वर्सा, टेम्परेचर कम किया तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। अब बारी आती है प्रेशर की। तो प्रेशर का सॉलिड से कोई लेना देना है नहीं, यानी प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसकी सॉल्युबिलिटी को। आपका प्रेशर हाई हो चाहे लो हो, उसकी सॉल्युबिलिटी जो पूरी की पूरी डिपेंड करेगी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, इसके बारे में स्टडी किया था एक हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने, जिन्होंने अपना लॉ दे दिया। हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने अपने लॉ दे दिया, हेनरीज लॉ। वो लॉ कुछ ऐसा है, उन्होंने ये दो लॉ है, मतलब लॉ एक ही है, दो अलग अलग डेफिनेशन है। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, कितना ज़्यादा प्रेशर है उतना ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल होगा। या दूसरा जो है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। जैसे ये ग्लास है, ठीक है, ये लिक्विड है, अगर यहाँ क्या है, ये गैस फिल है, अगर मैं यहाँ ऐसे प्रेशर लगा दूँ तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब किसी तरीके से मैंने वो जो पिस्टन वाला रहता है ना, वहाँ से मैंने इसको कैसे करके इसको कवर अप किया, इन पिस्टन से लगाता जा रहा हूँ, तो एक हद तक तो वो सॉल्युबल होता जाएगा, इतना ज़्यादा सॉल्युबल होता जाएगा। हाँ, अगर क्वांटिटी कम है उसकी तो सॉल्युबिलिटी भी कम है। गैस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वही बोलना चाह रहा है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, partial pressure of the gas in the vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution। तो पहले हेनरी लॉ हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। According to Henry's law, according to हेनरीज लॉ, अब इसमें मैं दोनों जो आपको अभी डिक्टेट किया दोनों मैं लिख देता हूँ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, द solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of gas। या फिर दूसरे हम ये भी कह सकते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज is proportional to the mole fraction of the gas in the solution, to the mole fraction of the gas in the solution। ठीक, ये इसका कहना था हेनरीज का। तो हेनरीज ने जब कभी भी आप, जैसे कि पिस्टन के बेसिस पे मैंने आपको बताया कि यदि मैं ग्लास ले लूँ, ठीक है,
और ऊपर से अगर कोई प्रेशर रख दूँ तो यहाँ पे यानी अब गैस नहीं निकल पाएगी और वो कंटिन्यूसली कोलाइड करते करते कभी ना कभी पानी में सॉल्युबल होगी, ठीक है। यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। अब यहाँ पे तो कम सॉल्युबल है, अब मैंने एक पिस्टन लगा दिया और पिस्टन के थ्रू मैं इसको पुशअप कर रहा हूँ, मार रहा हूँ कि नहीं तो डिज़ोल्व हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता जाएगा, डिज़ोल्व होता जाएगा। यानी जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा ये क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व होगा। हेनरी ने एक और बात कही, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। यानी गैस का कितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन वहाँ मौजूद है। जैसे अब यहाँ दो बात चल रही है, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब गैस कौन सी है, बेसिकली मैं ऑक्सीजन मान लिया, ठीक है। तो वाटर का भी मोल फ्रैक्शन होगा और गैस का भी होगा। जितना ज़्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर अप्लाई होगा। ये चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। वंस अगेन कि जितना ज़्यादा कोई भी गैस, जितनी ज़्यादा उसकी मोल फ्रैक्शन होगी उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, पानी के ऊपर उतना ज़्यादा क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, यानी उतना ज़्यादा गैस का प्रेशर लगता जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक। अब कैसे हेनरीज लॉ को थोड़ा सा हम समझते हैं। जो भी प्रेशर अप्लाई होगा, यहाँ पे हम प्रेशर का केस समझ रहे हैं, जो भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, या आप इसको मोल फ्रैक्शन लिख सकते हो, ठीक है। अब मैथमेटिक्स का रूल क्या बोलता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो आता है KH, जहाँ पे KH जो है वो है हेनरीज कांस्टेंट, वो है हेनरीज कांस्टेंट। और ये हर गैस के लिए अलग अलग है, ये कभी सेम नहीं है, ये हर गैस के लिए क्या है, अलग अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग होगा, ऑक्सीजन के लिए अलग होगा, नाइट्रोजन के लिए अलग होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, आयोडीन, ऐसे हर गैस के लिए क्या है, ये अलग अलग अप्लाई होता है। वैल्यू ऑफ KH इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस एंड एट सेम टेम्परेचर। एट सेम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बदल रहा है तो KH भी बदलेगा, क्योंकि टेम्परेचर के बदलने से गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बदल जाती है। प्रेशर के भी बदलने से सॉल्युबिलिटी बदल रही है, प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी कम है, प्रेशर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। टेम्परेचर कम रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। टेम्परेचर कम रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस क्या रहेगी, अंदर रहेगी, ठीक है। तो द हायर द वैल्यू ऑफ अ KH एट अ गिवन टेम्परेचर लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन द लिक्विड। यानी यदि इसमें ये कहता है कि यदि KH की वैल्यू ज़्यादा है, यदि KH की वैल्यू ज़्यादा है, हायर द वैल्यू ऑफ KH, हायर द वैल्यू ऑफ KH, ठीक है, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, अगर गैस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूबल हो जाएगा तो उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इसमें वही कहना चाहता है कि अगर KH की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो प्रेशर भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। यानी प्रेशर ज़्यादा है मतलब गैस जो है वो वाटर सरफेस पे ही है, वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये क्या है, जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी सॉल्युबिलिटी उसकी कम होगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने प्रेशर का पढ़ा ना, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अब पार्शियल प्रेशर कब लगता है, जब जो गैस मॉलिक्यूल्स है या तो वो सरफेस पे या वाटर के लेयर, टॉप मोस्ट लेयर पे क्या करे, प्रेशर लगाए, डिजॉल्व नहीं हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है जो हमको डेली लाइफ में जानने को मिलता है। अच्छा एक चीज़ और, जनरली सॉल्युबिलिटी, एक चीज़ मैंने आपसे ये भी कह दिया कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर बढ़ा सॉल्युबिलिटी कम, टेम्परेचर घटा सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। अब हेनरीज लॉ की जो इंपॉर्टेंस है वो हमको कुछ इंपॉर्टेंस इसमें से पढ़ना है। जो पहला इंपॉर्टेंस है वो है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर, ठीक है। वो हेनरीज लॉ का ही इंपॉर्टेंट का एक टर्म है। क्यों, आप जब भी देखते होंगे कि कभी भी आप कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाते हैं तो जो कैप है और जो कोल्ड ड्रिंक का जो लेयर है उसके बीच में गैप रहती है। असल में क्या होता है, उसमें गैस भरी रहती है। वो उनको एक चीज़ आइडिया, मतलब वो कैसे आइडिया मिला कि हमको कितना गैस उसमें रखना है या कितने प्रेशर हमको मेंटेन करना है, वो पूरा का पूरा टर्म था हेनरीज लॉ के बेसिस पे, ठीक है।
तो इसका जो पहला आपका एप्लीकेशन है वो है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ CO2 इन कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। अगर मान लो कि अगर हमने हेनरीज लॉ बिना पढ़े उसमें CO2 फिल कर देते हैं और उसको बंद कर देते हैं, हमें पता थोड़ी चलता कि कितना डालना है, कितना सॉल्युबल होगा कि मेरा सॉफ्ट ड्रिंक ख़राब भी ना हो। वो उसी बेसिस पे काम करता है, क्योंकि देखिए सॉफ्ट ड्रिंक्स को जब हम नॉर्मल टेम्परेचर पे खोलते हैं तो उतना ज़्यादा गैस नहीं इवॉल्व होता है, लेकिन जब हम फ्रिज के अंदर रखते हैं, टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। ये सब थे एप्लीकेशन हेनरीज लॉ के। दूसरा एग्जाम्पल है जो स्क्यूबा ड्राइवर्स रहते हैं, जो समुद्र में अंदर जाते हैं उसको स्टडी करने के लिए या वहाँ के एनिमल्स के बारे में जानने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है कि जब वो ऊपर रहते हैं तो उनको नॉर्मल एयर मिल रही होती है, लेकिन जब वो नीचे जाते हैं, जैसे जैसे नीचे गए प्रेशर लो होता जा रहा है, नीचे जैसे जा रहे हैं तो उनका प्रेशर क्या होता जा रहा है, हाई होता जा रहा है। जैसे कि लिखा है हाई प्रेशर एक्सिस्ट इन अंडर वाटर, हाई प्रेशर क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, यानी जो वो सांस ले रहे हैं वो अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता जाता है, डिजॉल्व होता जाता है उनके शरीर के अंदर। यानी उस स्क्यूबा ड्राइवर्स के जो रहते हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ रहता है, वो सब इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। और जब वो ऊपर आते हैं तो ऊपर क्या है, प्रेशर कम होता जाता है, लेकिन गैस जो अंदर है वो डिजॉल्व है। उसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन जो बॉडी के अंदर रहता है ना वो बबल्स के फॉर्म में पैक हो जाते हैं। जब आप कभी भी देखते होंगे, आप ये फिंगर्स जब करते हैं तो ये फूटने की आवाज़ आती है, तो ये नाइट्रोजन बबल्स है। ये एक्चुअली में क्या है, ये नाइट्रोजन बबल्स है जो कि हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, ठीक है। तो ये बैंड क्रिएट करते हैं, ये क्या करते हैं, बैंड क्रिएट करते हैं, इसको हम बैंड बोलते हैं, ठीक है। तो स्क्यूबा ड्राइवर्स को इस प्रॉब्लम से बचने के लिए उनका हम क्या करते हैं, इनसॉल्युबल हीलियम गैस मिलाई जाती है उस गैस सिलेंडर में, ताकि ऑक्सीजन को हम किसके साथ मिला के भेजते हैं, नॉन इनसॉल्युबल हीलियम गैस की वजह से, जिसकी वजह से क्या होती है, सॉल्युबिलिटी जो होती है उनकी कम हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। फिर से जब कभी भी स्क्यूबा ड्राइवर्स पानी के अंदर जाते हैं तो उधर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। अगर प्रेशर हाई है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एंड लिक्विड भी हाई हो जाएगा, और हमारा बॉडी ऑलरेडी 75% वाटर है, और वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी गैस की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जब कभी भी हम ऊपर आएंगे तो उधर प्रेशर लो रहेगा, लेकिन जो गैस अंदर सॉल्युबल है वो तो सॉल्युबल है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस जो प्रेजेंट रहती है ना वो बॉडी के अंदर बैंड क्रिएट कर देती है बबल्स के फॉर्म में, ठीक है, जो कि हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं उन लोग, नॉन सॉल्युबल यानी इनसॉल्युबल हीलियम गैस को डाल देते हैं, ताकि वो हमारी सॉल्युबिलिटी कम रहे गैस की और हमें प्रॉब्लम ना हो। उसी प्रकार से जैसे हायर एल्टीट्यूड में हम जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, प्रेशर कम होता है। हायर एल्टीट्यूड जैसे जो माउंटेन में रहते हैं वहाँ प्रेशर क्या होता है, कम होता है, तो उनको उतना पर्याप्त ऑक्सीजन उनके बॉडी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है। जैसे लिखा है, एट हायर एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। This leads to low concentration of oxygen in the blood and tissues people living at high altitude। देखिए ऐसा क्यों हो रहा था, जैसे वहाँ पे हमारे ग्राउंड लेवल में अगर हम देखते हैं तो वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, क्योंकि इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, हाई है। हम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि आप उस टेम्परेचर तक पहुँचो जहाँ पे वाटर का जो प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाए, मैच हो जाए। और माउंटेन्स में क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो उधर 80 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है। यहाँ 100 वहाँ 80, क्योंकि वहाँ 80 डिग्री सेल्सियस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है वो अचीव कर लेता है। तो जो हायर माउंटेन्स में रहते हैं ना उनके वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या होती है, लो होती है। तो ये 3 इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं हेनरीज लॉ के, जिसमें से बेसिकली सोडा वाटर वाला, कोल्ड ड्रिंक्स वाला एंड स्क्यूबा ड्राइवर्स वाला ये पूछा जाता है। तो कौन सी गैस मिलाई जाती है, हीलियम गैस मिलाई जाती है। स्क्यूबा ड्राइवर्स के जो सिलेंडर से लोग लेके चलते हैं उसमें हीलियम गैस मिलाई जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैस डिजॉल्व ना हो। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। यानी अभी तक तो मैंने आपको 2 सॉल्यूशन बता दिया, वो 2 सॉल्यूशन थे गैस इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। अब आता है कि लिक्विड एंड लिक्विड जब आप मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर में कैसे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें हमारा जो न्यूमेरिकल्स पार्ट आता है वो इसी से आता है, एंड राउल्ट्स लॉ जो कि एक इम्पॉर्टेंट लॉ है वो भी इसी पॉइंट से आता है, ठीक है।
जस्ट सपोज कि आपने दो वोलाटाइल लिक्विड्स ले लिए। वोलाटाइल लिक्विड्स का मतलब होता है कि जो इजीली क्या हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। तो पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ी सी, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट अस कंसिडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड्स एंड डिनोट्स द कंपोनेंट्स एट 1 and 2। वोलेटाइल यानी जो दोनों एवोपरेट हो रहे हैं, ठीक है। पानी भी ले लिया मैंने एंड कोई और ऐसा कंपाउंड सब्सटेंस मिला दिया जो इजीली वेपोराइज होना चाहते हैं, जैसे मिल्क हो गया, उधर क्या हो जाता है, वेपोराइजेशन ज़्यादा होता है। When taken in a closed vessel, both the compounds will evaporate at an equilibrium would be established between liquid phase and vapor phase. Let total vapor pressure is P total and P1 and P2 be the partial vapor pressure due to the components P1 and 2. And mole fraction of the component 1 be x1 and mole fraction of the component 2 be x2. अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। सपोज आपने एक बीकर ले लिया, ठीक, आपने उसको क्लोज वेसल लिया, आपने इसमें दो लिक्विड मिला दिए, ठीक। रेड वाला मान लीजिए लिक्विड 1 है एंड ब्लू वाला जो है वो लिक्विड 2 है। दोनों वोलेटाइल है, वोलेटाइल यानी इजली बोथ लिक्विड्स आर वोलेटाइल, बोथ लिक्विड्स आर वोलेटाइल यानी इजीली वेपराइज होने के लिए कंडीशन में है, ठीक है। एक है लिक्विड ए और एक है लिक्विड बी। अब दोनों क्या हो गए, वेपर बनना शुरू हो गए, ठीक। इक्विलिब्रियम में तब बोलूंगा, यानी जस्ट सपोज कि 100 मॉलिक्यूल्स लिक्विड ए के थे, 100 मॉलिक्यूल्स लिक्विड बी के थे, ठीक है। दोनों को मैंने मिला दिया, 200 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब मान लो 200 मॉलिक्यूल्स में से 120 मॉलिक्यूल्स जो थे वो वेपर्स बन गए, या 80 मॉलिक्यूल्स जो थे वो वेपर बन गए और बाकी 120 जो है वो लिक्विड स्टेट में। तो यानी अब ये जो 80 और 120 का जो रेशियो है, अब यदि मान लो किसी वेपर को यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है, कि एक वेपर का मन किया कि नहीं यार चलो वापस ही चले जाते हैं, जैसे थे वैसे ही अच्छे हैं, तो कोई एक वेपर क्या करेगा, ये वापस आ जाएगा ताकि इसका ये जो रेशियो है ये मेंटेन रहे। उस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। यानी ऐसा स्टेट कि अब यदि कोई लिक्विड ड्रॉप अगर वेपर बनना चाहता है तो उस को जो वहाँ से वेपर को क्या बनना पड़ेगा, लिक्विड ड्रॉप बनना पड़ेगा। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। यानी जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब आता है दो केस। अब यहाँ पे आता है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ ने ये कहा फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, अब देखिए लिक्विड ए भी प्रेशर यहाँ लगा रहा है, लिक्विड बी भी लगा रहा है। 80 में मैं ये नहीं बोलूँगा कि कितना लिक्विड ए है या कितना लिक्विड बी है, मैंने उसे सिर्फ आपको इक्विलिब्रियम समझाने के लिए बताया है, ठीक है। अब लिक्विड ए का भी कुछ प्रेशर लगेगा और लिक्विड बी का भी कुछ प्रेशर लगेगा, वो डिपेंड करता है कि ये कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अभी तो मैंने इक्वल रख दिया 100। मान लो मैं ये कह सकता था कि 50 मॉलिक्यूल केवल लिक्विड ए के हैं एंड 150 मॉलिक्यूल लिक्विड बी के हैं, तो बी अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका लगेगा, बी का। ए कम है तो ए का वेपर प्रेशर कम रहेगा। यदि ए ज़्यादा होता और बी कम होता तो वेपर प्रेशर ए का ज़्यादा होता। अब अगर मैंने कह दिया दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि ज़्यादा वॉलेटाइल कौन है, ज़्यादा वॉलेटाइल कौन है, कौन कितनी जल्दी एवापोरेट हो सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगा सके। तो यहाँ पे ये फंक्शन काम करता है। तो इन्होंने कहा था फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ वॉलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी अब इसमें कुछ टर्म पढ़ते हैं। मान लीजिए लिक्विड ए के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है अगर मान लो कि सिर्फ एक बीकर में लिक्विड ए होता, ठीक है। अब जैसे इसको समझने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें कौन सा लिक्विड है, सिर्फ ए है, तो ए को डिनोट करने के लिए मैं रेड वाला यूज कर लेता हूँ, सॉरी। और उसी प्रकार इसको लेने के लिए मैंने बी ले लिया, ठीक है। एट ये कौन सा लिक्विड है, लिक्विड ए और ये लिक्विड बी। एट प्योर स्टेट
जब ये प्योर में है, इनको आपस में किसी के साथ नहीं मिलाया गया है, तो मान लो लिक्विड ए के द्वारा जो वेपर प्रेशर लग रहा है एट इक्विलिब्रियम, लिक्विड बी के द्वारा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये मान लो एक समय तक वेपराइज हो गया 100 मॉलिक्यूल्स में 60 ऊपर 40 नीचे, अब जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा। प्योर स्टेट में जो इसके द्वारा जो प्रेशर लग रहा है वो P0A है, और इसके द्वारा जो लग रहा है वो लग रहा है P0B है, P0A एंड P0B। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू Raoult's law, for a solution of volatile liquids, for a solution of a volatile liquids, the partial vapor pressure, the partial vapor pressure of each component in the solution, of each component in a solution is directly proportional to its mole fraction, is directly proportional टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि अगर जैसे दो सॉल्यूशन बना दिया तो ए का मोल फ्रैक्शन अलग होगा, बी का मोल फ्रैक्शन अलग होगा, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी अलग है, उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अब जब सपोज कि आपने 100 ml ए ले लिया, 100 ml बी भी ले लिया, मैंने 100 ml ए का अलग से नापा तो उसका जो प्योर स्टेट पे वेपर प्रेशर है वो P0A है। फिर मैंने 100 ml क्या ले लिया, बी ले लिया, उसका वेपर प्रेशर P0B है। अब दोनों को मिला दिया, ये वाटर है ये इथेनॉल है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, अलग अलग होगा ना। कि आपने 100 ml ये ले लिया, 100 ml ये ले लिया, इसका मॉलिक्यूलर मास 18 है, इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है 40 के आसपास है, तो मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम स्टेट में लगता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, अब मान लो कि इस स्टेज में जो इसका वेपर प्रेशर लग रहा है वो PA है, और यहाँ से जो वाटर का B का लग रहा है वो PB है। ये प्योर स्टेट में P0A P0B, एंड जब आप इसको मिक्सर बना दिए तो ये PA एंड PB है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा समझते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि हमारा जो डेरिवेशन है वो आ जाए। ठीक है, तो जब आपने वोलेटाइल मिक्सचर बनाया इन वोलेटाइल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ A, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A, जिसको हम PA लिख रहे थे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ से क्या कहा, फॉर अ सॉल्यूशन of a volatile liquid, the partial pressure of each component in a solution is directly proportional to its mole fraction। यहाँ दो कंपोनेंट है OA और B, तो A का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। अब मैथमेटिक्स का रूल क्या बोलता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो कोई कांस्टेंट लगाना है, और वो कांस्टेंट है इसका P0A, P0A यानी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A। ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, वेयर P0A इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट ऑफ लिक्विड ए। हाँ, टेम्परेचर दोनों का सेम होना चाहिए, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। उसी तरीके से वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी भी जो है
वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, वो क्या लिख सकता हूँ, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, सिमिलरली ऐसे ही लिख सकता हूँ। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, क्योंकि सॉल्यूशन में जो प्रेशर लग रहा है इन दोनों की वजह से लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपका आता है राउट्स लॉ का डेरिवेशन। यदि कभी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज राउट्स लॉ एंड डेराइव इट, तो आप पहले डेफिनेशन लिखिएगा एंड फिर आपको ये करना है पूरा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ और फिर समझाता हूँ। सो प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन है वो पी ए है, तो पी ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ए एक्स ए, प्लस पी बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट बी एक्स बी। मोल फ्रैक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि दो कंपोनेंट है और दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप हमें कभी भी ऐड करोगे तो हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। यानी यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। ये इक्वेशन 2 हो गया। इससे पहले वाला जो इक्वेशन था वो 1 था, ये इक्वेशन 3 एंड ये इक्वेशन 4। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, from equation 3 and 4, pressure of solution is equal to P naught A XA plus P naught B 1 minus XA। XB की जगह मैंने ये लिख दिया, यानी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P naught A XA प्लस P naught B माइनस P naught B XA। और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, इन दोनों में एक्स ए कॉमन ले सकता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी। यदि आपको ऐसे दो वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन दे दिया जाए और किसी एक का मोल फ्रैक्शन दिया जाए और बाकी के सारे के प्रेशर्स दिए जाए इनिशियल स्टेट में, तो आप डायरेक्टली ये निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसको हमें थोड़ा ग्राफिकली समझना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दस द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, जैसे ए का मोल फ्रैक्शन मालूम हो तो भी आप कर सकते हो, एंड वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, यानी इस केस में क्या हो जा रहा है कि आपका जो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको सिर्फ एक का भी अगर आपको सॉल्यूशन ऑफ द प्रेशर निकालना है तो किसी एक का भी मोल फ्रैक्शन मालूम हो तो काम चल जाएगा। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा हम समझते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट सपोज आपने जो दो लिक्विड को ऐड किया, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, उसमें से लिक्विड बी जो है ये मोर वॉलेटाइल है। ये क्या है, ज़्यादा वॉलेटाइल है, यानी ये ज़्यादा वेपोराइज होगा ए के कंपैरिजन में। आपने दोनों को मिला दिया। ठीक है,
अब ये जो आपका ग्राफ टेक्स्ट बुक पे बना हुआ है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा, ठीक है। सपोज जैसे ये है, इसमें सिर्फ एक ही लिक्विड प्रेजेंट है जो कि है लिक्विड ए, जस्ट सपोज, ठीक है। ये कौन सा लिक्विड है? लिक्विड ए। यानी लिक्विड ए का जो पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन है वो 1 रहेगा एंड लिक्विड बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, इसको भी और इसको भी। यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1, पी नॉट ए सॉरी एंड पी नॉट बी, ठीक है, ठीक है। यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूरा है, यानी ये प्योर स्टेट में, यानी इसके द्वारा जो वेपर प्रेशर लगेगा वो पी नॉट ए के बराबर लगेगा, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, जो इनके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इसके द्वारा जो लगेगा वो रहेगा पी नॉट ए एंड इसके द्वारा जो प्योर स्टेट में लगेगा वो लगेगा पी नॉट बी, ठीक है। अब मान लीजिए मैं थोड़ा सा आगे गया ग्राफ में, थोड़ा सा आगे गया और मैंने क्या किया, थोड़ा सा पानी निकाल लिया और उसमें बी को ऐड कर दिया, थोड़ा सा ए क्या कर दिया, निकाल लिया, या मान लीजिए ए तो है उसमें थोड़ा सा बी मैंने मिला दिया। अब अगर बी मिला दूंगा तो यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मान लो ये 0.75 पे पहुंच गया, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। और एक्स बी जो हो गया वो 0.25 हो गया, यानी बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ गया और बी जो है ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर ज़्यादा वॉलेटाइल है यानी प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन जो ए के द्वारा प्रेशर लग रहा है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक है ना। ए के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है, ये वाली लाइन क्या शो करती है? प्रेशर ड्यू टू ए, और ये वाली लाइन क्या शो कर रही है? प्रेशर ड्यू टू बी। तो बी का देखिए इस पॉइंट पे बी का प्रेशर बढ़ गया, लेकिन ए का प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। पी नॉट ए से थोड़ा थोड़ा नीचे आ गया और ये पी नॉट बी के तरफ जा रहा है, ठीक है। अब मान लो किसी तरीके से मेरे लिए पॉसिबल है कि जो मिक्सचर है उसमें से थोड़ा सा ए मैंने और निकाल दिया और थोड़ा सा बी मिला दिया, ठीक। थोड़ा सा ए मैंने और निकाल दिया और थोड़ा सा बी क्या कर दिया? मिला दिया। अब मान लो कि जो मोल फ्रैक्शन हो गया वो 0.5 हो गया दोनों का, एक्स ए बी और एक्स बी भी कितना हो गया? 0.5। यानी ऐसा स्टेज में हम पहुंच गए जहां ए का प्रेशर और कम होता जा रहा है और बी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब बी जो है ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसका मतलब मोल सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होता जा रहा है? देखो अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। फिर मेरे लिए किसी तरीके से पॉसिबल था कि मैंने थोड़ा सा ए और निकाल लिया और थोड़ा सा बी उसमें मिला दिया, थोड़ा सा ए और निकाल दिया और थोड़ा सा बी क्या कर दिया? उसमें मैंने मिला दिया। तो अब मान लो ये हो गया, एक्स ए जो हो गया वो 0.25 हो गया और एक्स बी जो हो गया वो हो गया 0.75 हो गया, यानी मोल फ्रैक्शन बदल गया, ठीक है। समझने के लिए थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ बड़े में। इस पॉइंट पे एक्स ए जो हो गया वो 0.25 हो गया और एक्स बी जो हो गया 0.75 हो गया, ठीक है। यानी कैसे? किसी तरीके से मैंने यहाँ से ए लिक्विड को निकाल दिया और बी लिक्विड को ऐड कर दिया, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को मैं क्या करते जा रहा हूँ? बढ़ाते जा रहा हूँ और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को क्या करते जा रहा हूँ? कम करते जा रहा हूँ। तो जब मैंने इसको मिला दिया तो आप देख सकते हैं कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो और कम होता जा रहा है, ए का वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है। राउल्स लॉ ने क्या कहा था? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, है ना। तो देखिए मोल फ्रैक्शन के कम होने से इसका प्रेशर कम होता जा रहा है और बी का प्रेशर देखिए बढ़ता जा रहा है। अब किसी तरीके से पॉसिबल था पूरा का पूरा ए निकाल दिया और पूरा का पूरा बी रहने दिया, तो यानी बी अब किस में आ गया? प्योर स्टेट में आ गया। तो ए का जो मोल फ्रैक्शन है 0 हो गया और बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 हो गया पूरा का पूरा। तो अब बी अगर प्योर स्टेट में है तो उसके द्वारा जो प्रेशर लग रहा है वो क्या रहेगा? पी नॉट बी। और ज़्यादा वॉलेटाइल है यानी पी नॉट ए, पी नॉट बी जो है वो ग्रेटर देन पी नॉट ए होगा, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा वॉलेटाइल है तो। यानी इस स्टेज में प्रेशर किसके द्वारा लग रहा है? पी नॉट बी के द्वारा लग रहा है। तो ये है आपका राउल्स लॉ का ग्राफ समझने के लिए, ठीक है। यानी जब मैं
लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो ए का मोल फ्रैक्शन कम होता जा रहा है और बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। मैंने ज़्यादा वॉलेटाइल कौन सा ले लिया, बी ले लिया, यानी बी का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर रहेगा वो ए के कंप्रेशन में ज़्यादा रहेगा और वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ जो है वो ऐसे अबव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका राउल्ट्स लॉ का केस। ठीक, अब इसमें आपके आते हैं दो सॉल्यूशंस आते हैं जो आप लिक्विड के सॉल्यूशन बनाते हैं। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। हो आपको ये ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बाद में। अब मान लीजिए ये कैसे था, दो सॉल्यूशन होते हैं, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल हम कल पढ़ेंगे क्योंकि हमको वो समझना रहेगा। और आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को हर प्रेशर और हर टेम्परेचर पे फॉलो करता है। यानी जब आपने दो लिक्विड को मिलाया तो कोई हीट चेंज भी नहीं आया, ठीक है, और कोई वॉल्यूम चेंज भी नहीं हुआ, कोई एंथैल्पी चेंज भी नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज भी नहीं हुआ। आपने लिक्विड ए एंड लिक्विड बी को मिलाया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन ज़्यादा वॉलेटाइल है कौन क्या है, मेरे को नहीं पता। सिर्फ इतना है कि जो बॉन्डिंग ए और ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में थी और जब आप जो बॉन्डिंग बी और बी के मॉलिक्यूल्स में थी, कोई ना कोई तो बॉन्डिंग रही होगी ना दोनों में, या तो वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, लंडन फोर्स हो, डिस्पर्शन फोर्स हो, कुछ तो रहा होगा। जब आपने इन दोनों को मिलाया तो बॉन्डिंग क्या बन गई, A:B। क्या बन गई, A:B। आपने ए और बी को मिलाया, दोनों मिलकर AB बन गए। और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी भी है इसकी भी है, वही बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी भी है, इनकी बॉन्डिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा भी हो सकता था ना कि ये बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग हो या ये बॉन्डिंग वीक हो, वो होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। जब बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ इन दोनों के मैचिंग में आ जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में हीट चेंज जीरो होता है, वॉल्यूम चेंज भी जीरो होता है और जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ रहती है वो इक्वल रहती है। तो आइडियल सॉल्यूशन को क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ एट एवरी प्रेशर एंड टेम्परेचर इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, तो वो आपको एग्जाम्पल्स लिखना है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और आपको बताना भूल गया, आई एम सॉरी फॉर डैट। यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है वो किसके द्वारा लग रहा है, P टोटल जो रहेगा वो PA + PB के बराबर रहेगा। दोनों का प्रेशर लग रहा है ना, तो यहाँ पे जो P टोटल रहेगा या तो ये P0 1 से बड़ा या उसके बराबर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे P टोटल किसके बराबर है, इसके बराबर है, और P0 B से छोटा या उसके बराबर रहेगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक, अब राउल्ट्स लॉ के आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स लिख लेते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा कि जब कभी भी आप लिक्विड्स को मिला रहे हैं और उन दोनों की बॉन्डिंग और इसके जो मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग बन रही है, इंडिविजुअल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग बन रही है, उसका स्ट्रेंथ हमेशा सेम रहेगा। आइडियल सॉल्यूशन के केस में हीट चेंज जीरो होता है, वॉल्यूम चेंज भी जीरो होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। यानी जितनी एंथैल्पी है उतना ही रहेगा, वॉल्यूम भी नहीं बदलने वाला। 100 ml 100 ml 200 ml, तो फाइनल सॉल्यूशन भी 200 ml का ही रहेगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। ठीक, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स हैं आपके आइडियल सॉल्यूशन के। पहला एग्जांपल है बेंजीन + टॉलिन। अब जब इन दोनों को मिलाते हो तो वो आइडियल सॉल्यूशन बनते हैं। इसके बाद है N-हेक्सेन + N-हेप्टेन। नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन को जब मिलाया जाता है वो भी आइडियल सॉल्यूशन बनता है। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, सॉरी ये C6H5 होगा, ये भी C6H5, ये दोनों भी आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। फिर इसके बाद है मिथेनॉल + इथेनॉल, मिथेनॉल + इथेनॉल। एंड उसके बाद है SnCl4 यानी टीन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सारे जो है आपके आइडियल सॉल्यूशन में आते हैं। अब रही बात जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमको पढ़ना है,
जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन पढ़ना है, एजियोट्रोप पढ़ना है, एंड उसके बाद आपके चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज के लिए आपको हेनरीज लॉ एंड राउल्ट्स लॉ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ग्राफ क्या है, कैसे है, इसको क्यों ऐसे बनाया गया, एंड इसी के केसेस पे आगे हमको और 2 केसेस पढ़ने हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो टिल देन please study from your textbook also and write the notes properly, and please subscribe my channel and share with your friends as much as possible. Thank you.